Success isn't always about greatness, it's about consistency. Consistent hard work leads to success, and greatness will come. So, moving ahead now, I would like to call today's speaker, Mr. Rahul Kumar Sharma, with his topic, The Unending Game Insights into the Operations and Intelligence in India. Mr. Rahul, stage is all yours. Thank you so much. Intelligence is just like a trade, which is the work of scoundrels handled by gentlemen. Jai Hind, everyone. So let me first start by introducing myself. My name is Rahul Kumar Sharma, and I'm currently pursuing my graduation in political science and philosophy from Dayal Singh College, University of Delhi. And I'm very glad and honored to be a part of the 82nd GSTS talk series on the topic, The Unending Game, Insights into the Operations and Intelligence in India. So let us quickly look at the objectives for this talk. Firstly, I will make you familiar with all the facets and functions of the different intelligence agencies in India. Then I will take you through the evolution and genesis phase of these organizations as how they are in their current form now. And as you know, there are no free lunches in the international relations. We will also discuss how the invisible part of the government, how their invisible form works, how they utilize the idea of plausible deniability. Then we will discuss how different nations build their narratives using the game of perception and the art of deception. And at the end of the session, we will discuss some of the highly declassified and covert operations that changed India's narrative of defensive strategy towards offensive defense. आज इस सेशन में आप काफी सारे लोग आए हैं और ऐसा हो सकता है कि जो आप टॉपिक आज सुने ये आपके लिए नया सा हो। आपने ना तो पहले इसके बारे में कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। मैथ्यू वेड अपनी किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ फाइट अगेंस्ट टेरर में कहते हैं कि वॉर इज लाइक हेल एंड स्पाइन इज मच मोर वर्स। क्योंकि युद्ध में तो आप जीत सकते हैं, लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ एस्पियोनाज देयर आर नो विनर्स बिकॉज इट्स एन अनएंडिंग गेम। ये वक्त था 1993, 12 मार्च 1993 का, रमजान का वक्त चल रहा था और तकरीबन दोपहर 2 बजे अचानक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में एक काफी तेज धमाका होता है जिसमें 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इससे पहले कि पूरा मुंबई शहर कुछ समझ पाता, मुंबई शहर के अलग अलग हिस्सों में 12 एक के बाद एक और धमाके हुए और इसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोग ने अपनी जान गंवा दी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये शुरुआत थी आतंकवाद की दुनिया में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की भारत के अंदर। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है ये भारत के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था और ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पास इसकी इंटेलिजेंस और इसकी रिपोर्ट पहले से रहती तो शायद हम इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट को रोक सकते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंस होती है एक इंटेलिजेंस एजेंसी की, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है कि अपने राज किसी को मत बताओ वरना ये चीज तुम्हें बर्बाद कर सकती है। ये काफी प्रसिद्ध कथन है जो भारत की डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति के जनक कहलाए जाने वाले आचार्य चनक ने कहा था। आचार्य चनक भारत की राजनीति और कूटनीति में एक काफी अहम महत्व रखते हैं और आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप में से किसी को चाणक्यपुरी जाने का कभी मौका मिला, चाणक्यपुरी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पर जो जितनी दुनिया भर की जितने भी एम्बेसीज हैं भारत के अंदर वो सारी वहां पर है। और आप अगर कभी गौर से देखेंगे
तो वहां के जितने भी रोड्स हैं, जितने भी स्ट्रीट्स हैं, जितने भी चौराहे हैं, वो चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र उसके हर एक चैप्टर्स के नाम पर है। और इस बात से हमें समझ में आता है, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक एरिया है, वो एक एम्बेसी का एरिया है, तो ये बात हम समझ सकते हैं कि उनका महत्व क्या है। और उसी अर्थशास्त्र में चाणक्य इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि द स्पाइस आर द आईज ऑफ द किंग। और ये द स्पाइस आर द आईज ऑफ द किंग, इससे हमें यह समझ में आता है कि चाणक्य के समय से ही जियोपॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में होता आया है। और आप कहें तो भारत में खुफिया तंत्र ठीक उतना ही पुराना है जितना हमारी ऋग्वेद है। फिर चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन को हराने के लिए 4 नीतियां होती हैं, साम, दाम, दंड, भेद। और उसे एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि साम मतलब साम इज बाय द वे ऑफ कन्विंसिंग एंड डिप्लोमेसी, जो हमारे डिप्लोमैट्स करते हैं। देन सेकंड इज दाम। दाम इज बाय द वे ऑफ मनी एंड रिवॉर्ड्स, किसी चीज को लुभाना, लोगों को लुभाना, ये हमारे पॉलिटिशियंस जनरली करते हैं। तीसरी चीज होती है दंड। दंड इज बाय द वे ऑफ फोर्स, जो हमारी आर्म फोर्सेस करती है। एंड व्हेन दीज 3 डजंट वर्क, then India goes for the 4th principle, and which is strongly advocated by Chanakya, that is bhed, by the way of deception, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं। तो ये तो हमने कहानी जानी, ये हमने रेलेवेंस जानना कि इंटेलिजेंस की क्या इंटेलिजेंस के क्या मान्य होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अगर आज के समय में आपको कहा जाए कि भारत की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम बताइए, तो आप में से अधिकतर लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का नाम लेंगे। लेकिन इन दोनों एजेंसियों के अलावा भी भारत में कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो इस देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम बात करें आईबी की, तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों ने एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। और इस एजेंसी का केवल एक ही काम था कि जो भी आवाज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठेगी उसे कुचल देना। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसी एजेंसी का नाम आजादी के बाद हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया और इसे कुछ जिम्मेदारियां दी गई, जैसे कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, VIP protection and maintenance of internal security। लेकिन ये वक्त था 1961 का, 1961, जब हम चीन के साथ युद्ध हारे थे। और वो जो ह्यूमिलिएशन था वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारे घाव अभी तक भरे भी नहीं थे और हमें ये पता चलता है कि युद्ध में हारने का सबसे बड़ा कारण इंटेलिजेंस फेलियर था, जिसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ी जो जिम्मेदार एजेंसी थी वो आईबी थी। तो इसी कमी को देखते हुए उस वक्त की जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने ये फैसला किया कि एक ऐसी एजेंसी बनाते हैं जिसका काम सिर्फ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा करना रहेगा। और इस फैसले के बाद तभी आरएन काओ, जिन्हें दी लेजेंडरी स्पाई मास्टर भी बुलाया जाता है, उनके नेतृत्व में रॉ की नींव रखी गई। और उसके बाद से इतिहास ये गवाह है कि चाहे वो बांग्लादेश की आजादी हो, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हो, चाहे भारत में सिक्किम का विलय हो, या फिर भारत की जो न्यूक्लियर प्रशिक्षण हो, या भिंडरेवाला की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है। और ये दशक था 1990 का। रॉ के काफी चर्चित एक स्पाई रहे, रॉ के काफी चर्चित एक एजेंट रहे, जिनका नाम था रविंद्र कौशिक।
इन्हें द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी गई। अगर हम बात करें रविंद्र कौशिक की, तो ये राजस्थान के एक सामान्य परिवार से आते थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ये एक नाटकीय कलाकार थे। बाद में इन्होंने रॉ ज्वाइन किया और पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन की और सिर्फ 2 सालों में ही मेजर रैंक तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस भारत सरकार को दी, जिससे भारत ने पाकिस्तान के द्वारा जो किए जाने वाले हमले थे, काफी सारे हमलों को टाल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि 2 साल बाद ही वो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर वो उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उन्हें फिर उम्र कैद की सजा होती है। और फिर हम देखते हैं कि 2001 में वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण पाकिस्तान की जेल में अपने देश के लिए एक सर्वोच्च बलिदान देते हैं। ये तो हमने देखी कहानी की इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, इन दोनों के फंक्शंस क्या थे और इन दोनों की इवोल्यूशन कैसे हुई। लेकिन इन दोनों एजेंसियों के अलावा भी भारत में और कई एजेंसियां हैं, जैसे ARC, एविएशन रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्य काम है एरियल सर्वेलेंस प्रोवाइड करना। अगर आपको याद हो तो जो उरी के सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे 2016 में, उसमें ARC का एक काफी बड़ा हाथ था। अगर हम दूसरी बात करें RRC, रेडियो रिसर्च सेंटर, इसका काम मुख्य रूप से रेडियो सर्वेलेंस प्रोवाइड करना है। और तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम एक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस प्रोवाइड करना है। और यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल न्यूज में भी काफी चल रही है कि भारत ने एक नई एजेंसी बनाने पर सोच रहा है जो क्रिप्टोलॉजी को देखेगा। तो ये एक मात्र ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर जो क्रिप्टोलॉजी भी देखेगी भारत के अंदर। अगर हम और बात करें तो नेक्स्ट आती है हमारी DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो भारत की आर्म फोर्सेस हैं, उन्हीं की एक इंटेलिजेंस विंग है। फॉर एग्जांपल आर्मी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस। और इन सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो कोऑर्डिनेट करती हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस मदरशिप है, वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि भारत के NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो वर्तमान में अभी श्री अजीत डोवाल जी हैं, वो हेड करते हैं। अगर हम बढ़े अपने अगले टॉपिक की तरफ, कि जो एक सरकार का अदृश्य चेहरा होता है, जो एक इनविजिबल फॉर्म होता है, वो किस तरीके से काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको हरा रंग नहीं दिख रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हरा रंग होता ही नहीं है। और ये जो अदृश्य चेहरा है सरकार का, ये और कुछ नहीं बल्कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती है वही है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर का एक एरा था, कोल्ड वॉर एक ऐसा एरा था जहां पर जो अमेरिका, US और USSR के जो रिलेशंस थे, उसमें एक कांस्टेंट टेंशन था। और इतनी टेंशन होने के बाद भी, इतने कॉन्स्ट्रेंट्स होने के बाद भी, ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं लड़े, एक दूसरे के साथ आमने सामने कभी नहीं लड़े। इनकी नीति ये रहती थी कि ये किसी दूसरे देश में जाकर किसी तीसरे देश को लड़ाते थे। और क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट थी, आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि USSR को काउंटर करने के लिए USA ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड। इस ऑपरेशन में USA ने जितने भी स्टूडेंट्स थे यूरोप के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर, US ने उन सभी स्टूडेंट्स को और जर्नलिस्ट को काफी सारे पैसे दिए टू डिफेम कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, क्योंकि मैंने बताया कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए USSR ने भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाई, और उसकी स्ट्रैटेजी मेनली ईस्टर्न यूरोप और एशिया में थी। फिर इसके बाद US दूसरी ऑपरेशन लॉन्च करता है,
जिसे वो कहता है ऑपरेशन आइस वॉर्म। तो इसमें यूएस चाहता था कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की जो बर्फ है, ग्रीनलैंड हालांकि यूएसएसआर के काफी करीब था, अभी तो यूएसएसआर नहीं है, वो टूट चुका है, रशिया अलग हो गए हैं और काफी सारे देश उसमें से निकल गए हैं। तो यूएस चाहता था कि जो ग्रीनलैंड की बर्फ है उसके नीचे वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल की एक लॉन्चिंग साइट बनाए। और जैसे ये बात यूएसएसआर को खबर लगी तो आपने एक बहुत ही चर्चित कंट्रोवर्सी सुनी होगी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यूएसएसआर ने क्यूबा में, जो कि अमेरिका के ठीक नीचे है, उसके क्यूबा में यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर दिए टू काउंटर यूएसएस ऑपरेशन आइस वॉर्म। फिर हालांकि हम देखते हैं क्योंकि जो एक थ्रेट ऑफ डेटरेंस था उसको लेकर के ये सारी चीजें फिर अबैंडन हुई। और जब इन दोनों देशों से पूछा गया कि आप ये जो ऑपरेशंस कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, ये आप एक दूसरे को काउंटर करने के लिए कर रहे थे, और इन दोनों ने एक्नॉलेज करने से ही मना कर दिया, और इसे हम कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे थे, हम अपने मित्र देश को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन्हें डेवलप कर रहे थे। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली यूएस की एक सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ताइवान की विजिट पर आई थी। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस चाइना को यह बात पसंद नहीं आई। तो चाइना ने क्या किया, जो ताइवान की एयर स्पेस है उसमें से अपने 2-4 मिसाइल्स सरपास कराए। और जब चाइना से ये पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूएस की सेनेटर आई हैं ताइवान में इसीलिए, तो चाइनीज सरकार कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम तो एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। तो साफ एक्नॉलेज करने से ही मना कर दिया। खैर आप जानते हैं कि वो एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं था, वो एक मैसेज था ताइवान को। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं वो किस तरीके से अपने एक नैरेटिव बनाते हैं। ये सुनने में काफी अटपटा सा लग सकता है, लेकिन आप और हम किसी न किसी नैरेटिव से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप और हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं, ये सारी चीजें एक नैरेटिव का पार्ट है। आप इसे ऐसे समझिए कि सिर्फ हथियारों से लड़ाई जीती नहीं जा सकती। सबसे बढ़िया तरीका यह रहेगा कि मैं आपके सोचने का तरीका ही बदल दूं। आप वही बातें करें जो मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं, और वो भी आप ये सोचकर करें कि ये तो आपका खुद का ही आइडिया है। इसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो ये हमारे देश में काफी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश में कोई स्कीम आई जिसे रशियंस ने स्पॉन्सर किया हो, तो यूएस तो चाहेगा कि ये जो स्कीम है वो बंद हो जाए ताकि हम रशिया से दूर हट जाएं और यूएस के काफी करीब आ जाएं और उसी पर डिपेंडेंट हो जाएं। तो अब इस स्कीम को बंद करने के लिए यूएसए क्या करेगा कि जितने भी अमेरिकन एनजीओज हैं हमारे देश में, वो एक नैरेटिव बिल्ड करेंगी। और विक्रम सूद अपनी किताब द अल्टीमेट गोल में कहते हैं कि कोई भी एनजीओ, जो इंटरनेशनल एनजीओज होती हैं, जो अमेरिका की एनजीओज होती हैं, वो 4 स्टेजेस में अपनी नैरेटिव बिल्ड करती हैं एक स्कीम के खिलाफ। तो सबसे पहली स्टेज में वो एनजीओ उस स्कीम की कुछ खामियां निकालेगी, 1-2 खामियां निकालेगी। दूसरे स्टेज में उसे एक्सैजरेट करेगी, छोटे से चीज को बहुत बड़ा बनाएगी। तीसरे स्टेज में वो इस खामियों को, जो एक्सैजरेशन उन्होंने किया है, वो इसे लेकर दूसरे एनजीओ के पास जाएगी और उसके कान भरेगी, और फिर ये एक ऐसा चेन रिएक्शन बन जाएगा। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि धीरे धीरे कोई प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लग रहे हैं किसी स्कीम के खिलाफ, या वो स्कीम कुछ सालों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए टल गई है। तो इसी तरीके से एक गेम खेला जाता है जिसे हम कहते हैं गेम ऑफ परसेप्शन एंड द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। लोगों को डिसीव किया जाता है रियलिटी से।
अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो आपने एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ के बारे में। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक यूरोपियन एनजीओ है और एक कंट्रोवर्सी उठी थी 2018 में कि ये एनजीओ दूसरे एनजीओ को प्रमोट करती है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाते हैं और जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करती है। और 2018 वही वक्त था जब भारत सरकार ने रशिया के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की डील की थी। तो अगर आप इस क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे तो इसमें एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है जो कि है डिसेप्शन। खैर, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे अपने। और ऐसा माना जाता है कि कुछ ऑपरेशंस जो भारत ने किए, कुछ ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन कहूटा की। यह वक्त था 1978 का और भारत सरकार ये जानने को तत्पर थी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो खान रिसर्च लैबोरेटरी है कहूटा पाकिस्तान के अंदर, वो इट इज गार्डेड लाइक अ फोर्ट। तो अंदर पेनिट्रेशन काफी इजी नहीं था। तभी रॉ ने एक काफी सिंपल और ब्रिलियंट आइडिया निकाला कि जो कहूटा के साइंटिस्ट्स बाहर आते थे और जिस सैलून में वो जाते थे अपने बाल कटवाने, रॉ ने उस सैलून्स में जाकर उनके हेयर के सैंपल्स लिए और उसे इंडिया भेजा टेस्टिंग के लिए। और जो भारत सरकार का सबसे बड़ा डर था वो सच साबित हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम को एनरिच करने की कैपेसिटी डेवलप कर ली थी। और इससे पहले कि रॉ और भी कुछ पता लगा पाती, उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक के बीच में एक फोन कॉल पे उनकी बात हो रही थी। और मोरारजी देसाई जी से एक टंग ऑफ स्लिप हुई, छोटी सी। उन्होंने कहा कि भारत जानता है कि पाकिस्तान कहूटा में क्या कर रहा है। और जैसे ही ये चीज जियाउल हक को पता चली, हमें इसकी भारी कीमत उठानी पड़ी। एक रॉ के पूर्व सेक्रेटरी जीबीएस सिद्धू अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जैसे ही जियाउल हक को यह बात पता चली कि भारत को यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान कहूटा में क्या कर रहा है, हमारे जितने भी एजेंट्स थे कहूटा के अंदर, दे वर मैसेकर्ड। ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार की गई। और जीबीएस सिद्धू कहते हैं कि उनकी जो एजेंट्स पकड़े गए थे उनकी आंखें निकाली गई, उन्हें एसिड से नहलाया गया और इस तरीके की कई अमानवीय व्यवहार उनके साथ किए गए। खैर, कहते हैं ना कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेशन की तरफ, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। सियाचिन में जब भारी बर्फ गिरती है तो दोनों देशों की जो सेनाएं होती हैं वो अपनी पोस्ट को छोड़कर पीछे आ जाते हैं कुछ महीनों के लिए। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने सोचा कि हम भारत की जो पोस्ट है सियाचिन में उसे कब्जा लेंगे। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने 150 ऑर्डर्स दिए फॉर ग्लेशियर सूट्स। ग्लेशियर सूट्स ऐसे सूट्स होते हैं जो सेना के जवान पहनते हैं जब वो किसी पहाड़ी इलाके में या किसी बर्फीले इलाके में जाते हैं लड़ाई करने। तो पाकिस्तान ने 150 ग्लेशियर सूट्स के ऑर्डर दिए थे एक लंदन बेस्ड सप्लायर को। और ये बात किसी तरीके से रॉ को पता चल गई। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ ये आता है कि रॉ ने उस 150 ऑर्डर्स को
बहुत ही शातिर तरीके से डिले करवा दिया 6 महीने के लिए, और भारत को एडवांस में 300 ग्लेशियर सूट्स एडवांस में प्रोक्योर करा लिए। तो ये काफी बड़ा हेड मिला इंडियन आर्मी को कि वो फिर से ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करे, और जो भी पाकिस्तानी जो आर्मी आई है हमारे पोस्ट पर, उसे फिर से ड्रॉबैक करे। हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी सी बनी हुई थी कि हम एक बहुत ही शांति प्रिय देश हैं और किसी दूसरे देश पर हम हमले नहीं करते। पहले क्या, अगर वो हम पे हमला कर भी दे फिर भी हम नहीं करते। काफी शांतिपूर्व देश है हम। लेकिन ये जो नैरेटिव था जो पूरी दुनिया में बनाया गया था, ये बहुत जल्द ही टूट गया। जब 2016 में उरी में हमारे जो आर्मी बेस कैंप था, वहां पर कुछ आतंकवादियों ने हमले किए, तो उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और उसके 3 साल बाद ही जो पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए थे, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान जिसमें शहीद हो गए, तो इसका भी बदला लेने के लिए भारत सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स किए। और ये 2 ऑपरेशंस पाकिस्तान और पूरी दुनिया को इसने साबित कर दिया कि ये एक नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हमारी जो एक नैरेटिव थी कि हम एक डिफेंसिव कंट्री है, वो चेंज हो गई कि हम अब डिफेंसिव ऑफेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे उस वक्त के जो आईबी के डायरेक्टर थे, जो हमारे उस वक्त के एनएसए थे और अभी भी हैं, श्री अजीत डोवाल, उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर ये क्लियर कर दिया पाकिस्तान को ठीक उंगली दिखाकर, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इफ यू डू वन मोर मुंबई यू विल लूज बलोचिस्तान। ऐसा कहते हैं कि आप जितने बड़े बनते जाएंगे, चुनौतियां भी आपके साथ आती जाएंगी और भी चुनौतियां आपके पास आएंगी। और आज समय काफी तेजी से बदल रहा है, और इस समय के साथ जो हमारी थ्रेट परसेप्शन है, हमारी जो थ्रेट एनालिसिस है, भारत के प्रति जो खतरे हैं बाहरी देशों से, वो भी काफी तेजी से बदल रहे हैं। आजकल हमारे देश में आतंकवादी हमले कम होते हैं और साइबर हमले ज्यादा होते हैं। आए दिनों हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारी किसी मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के वेबसाइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, इसरो की वेबसाइट्स कॉम्प्रोमाइज हो गई। और ये भी सुनने को मिलता है कि हमारे कुछ जो जवान हैं या फिर ऐसे ऑफिसर्स जो भारत सरकार में एक बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट होल्ड करते हैं, वो किसी न किसी हनी ट्रैप के शिकार बन गए। तो मेरा मानना है कि हमें अब ज्यादातर इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा फोकस पाकिस्तान से हटकर, मतलब अब जितनी थ्रेट पाकिस्तान हमारे लिए टेररिस्ट के रूप में है, उससे काफी बड़ा थ्रेट चाइना हमारे लिए एक साइबर सिक्योरिटी के रूप में है। तो मेरा यही मानना है कि हमें इन चीजों पे अब ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें ज्यादा अवेयर बनना चाहिए इन चीजों को लेकर। मेरा इस टॉपिक को चुनने का इतना सा ही एक मकसद था कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं और हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो तत्पर खड़े हैं हमारे लिए, देश के लिए। लेकिन इनमें एक तीसरा चेहरा भी है जो गुमनामी में रहकर अपने काम कर रहा है, और उन्हें ना तो मेडल्स मिलते हैं, ना ही उन्हें कोई रिकॉग्निशन मिलती है। तो मेरा बस इतना सा मकसद था कि हम उस तीसरे चेहरे को जाने और उन्हें सम्मान करें। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉ के पूर्व एजेंट से पूछा कि आप ऐसे काम क्यों करते हैं, आप दूसरे देशों में भी जाते हैं,
अपनी जान की बाजी लगाते हैं, फिर भी ना तो आपको कोई मेडल्स मिलते हैं, ना आपको कोई जानता है, ना कोई पहचानता है, फिर भी आप ये काम क्यों करते हैं? तो उस वक्त जो उन एजेंट ने जो जवाब दिया, मैं चंद शब्दों में आपको बयां करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मैं भारतवर्ष का अमित सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का बेहद गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा कफन हो मेरा, बस यही अरमान करता हूं, बस यही अरमान करता हूं। This was all from my side. Thank you to all of you. Jai Hind. Wow, really, Mr. Rahul, you made this evening more informative with your enriching talk. Thank you so much. Now it's your time to solve some queries by our enthusiastic listeners. So, the first question is asked by Ms. Archana Bharti. She's asking, as you know, many countries have now been focusing more on digital intelligence. Do you think that India needs to research more on this field? बिल्कुल। आज जो जमाना है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। कहते हैं कि जिसके पास आज जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतना ताकतवर है। लेकिन हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि जो काम एक ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकता है, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप एक दिन में 5 बिलियन मैसेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अंत में उसे डिसाइफर करने के लिए आपको कोई ह्यूमन एजेंट चाहिए होगा जो उसका एक क्रक्स निकाले, जो उसकी एक कंसेप्चुअलिटी को निकाले। और ये बिल्कुल नीड है कि हम जिस तरीके से आईटी सेक्टर में इवॉल्व कर रहे हैं, हमें जरूरत है कि हम इस पे भी और इन्वेस्ट करें। Okay, thank you. Now, second question is from Salendra Rathore. He is asking, what is the status of India's intelligence globally? Status of India's intelligence. मैंने जब आरएन काओ का नाम लिया था तो मैंने एक चीज मेंशन की थी, he is also called the legendary spy master. और मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रॉ के पूर्व चीफ विक्रम सूद जी का। वो कह रहे थे कि हम इसमें बिलीव नहीं करते कि हम दुनिया पे किस पोजीशन पे हैं, हम कितनी एजेंसियों के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सीक्रेसी है। और कहते हैं कि हमारी फ्रेटर्निटी में एक बात कही जाती है कि वी डोंट एग्जिस्ट सो दैट यू कैन। तो हमारी क्या रॉ की क्या पोजीशन है या इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या पोजीशन है, ये डिपेंड करता है कि उनके काम क्या है। वो कहते हैं कि काम बोलता है, नाम नहीं। Okay, thank you again. Now, one more question from our side. Tell me your experience in GSTS and with our team. Okay, so I was waiting for this question eagerly. My experience has been a fabulous journey. And the entire GSTS team was very, very cooperative and they were very professional at their conduct. And especially मनीष सर, मैंने उस दिन भी आपको कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जितनी मेहनत हम अपने टॉपिक के लिए करते हैं उससे दुगनी मेहनत सर आपके साथ करते हैं। एंड द इंटायर टीम जो पर्दे के पीछे काम कर रही है, पोस्टर डिजाइनिंग और भी कई तरीके के काम होते हैं, उसके लिए आपने इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट।